61 तुम्हारी जिंदगी पहले थी वैसी ही रहने वाली है। ये सुन सिया मुस्कुराए और कहा नहीं सिया कपूर नहीं, सिया राम आहूजा। राम आहूजा की पत्नी और आहूजा खानदान की यंग मैडम, याद रखना ये नाम। मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ से गायब करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे पति से दूर रहो, क्योंकि अगली बार सिया सिर्फ बोलेगी नहीं, इसलिए ध्यान रखना कि कहीं तुम मुझे नाराज ना कर दो, क्योंकि मुझे नाराज करना ना तुम अफोर्ड कर सकती हो और ना ही तुम्हारा गोयल खानदान, इसलिए समझ जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर सब की ओर देख के बोली सॉरी गायस, आप प्लीज़ पार्टी एंजॉय करें। ये सुन सब लोग वापस एक दूसरे से बातें करने में बिजी ही गए। सिया ने सभी गास को जाने को कहा। उसके बाद सिया सनाया की ओर मुड़ी और कहा मिस सनाया ये किसी और की पार्टी है, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि अभी के लिए अपने इस गुस्से को कंट्रोल कर लो, क्योंकि गुस्सा करना मुझे भी आता है। और हाँ, आपको मुझसे जो भी शिकायत हो वो पार्टी के बाद करना। ये बोल उसने राम का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी ओर लेके चली गई। ये देख सनाया गुस्से में वही खड़ी रह गई, लेकिन अभी वो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को ना चाहते हुए भी शांत किया। फिर वो बार काउंटर पे बैठ गई। उसने मन ही मन कहा इस राम को क्या हुआ है जो हमेशा मेरे से चिपका रहता था, वो आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था, कुछ तो ऐसा है जो बदल गया है, पता करना पड़ेगा। ये बोल उसने किसी को कॉल लगाया और कहा पता करो कि जब मैं यहाँ नहीं थी तब आहूजा मैंशन में क्या हुआ था। ये बोल सनाया ने कॉल रख दिया। वही सिया अभी भी गुस्से में थी। दोनों अभी एक और खड़े थे। राम ने सिया को अपनी ओर खिंचा और उसकी कमर पे हाथ रखते हुए कहा बच्चा शांत हो जाओ ना, इतना गुस्सा मत करो। ये सुन सिया में राम के सीने पे एक मुक्का मारा और गुस्से में कहा छोड़िए मुझे, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सुन राम ने कहा अरे लेकिन मैंने क्या किया, तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि सच क्या है फिर भी। इस पे सिया ने गुस्से से राम को धूरा और कहा अच्छा, जब वो आपके गले लगी हुई थी तब आप उसे खुद से दूर नहीं कर सकते थे। ये सुन राम ने कहा अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो आते ही मेरे से गम की तरह चिपक जाएगी। फिर बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा और तुम्हें तो अच्छे से पता है मैं इस बड़ी ई लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ। ये सुन ने हंसते हुए कहा हाँ, क्योंकि आपको उनसे डर जो लगता है। ये बोल वो मुंह दबा के हंसने लगी। ये सुन राम ने बच्चों डे से मुंह फुलाते हुए कहा हाँ हाँ तुम भी उड़ालो मेरा मजाक, एक तो वो तुम्हारा छोटा भाई वो भी कब से मेरा मजाक उड़ा रहा है, जाओ मैं तुमसे नहीं बात करता। ये बोल उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। ये देख सिया के फेस पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिया ने आगे बढ़ के उसके गाल पे किस कर दिया और कर अच्छा बाबा सॉरी, अब मैं मजाक नहीं करूँगी। सिया के किस करते ही राम के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने भी एक मुस्कान के साथ कहा ठीक है अभी के लिए तो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन घर जाके मुझे और भी चाहिए। ये सुन सिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने राम के हाथ पे मारते हुए कहा बेशर्म कही के। ये बोल वो आगे चली गई। ये देख राम भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे हो लिया। वही सनाया ने जब राम को सिया के पीछे पीछे जाते देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो गुस्से में वहां से चली गई। दूसरी ओर कृष एक खाली टेबल पे बैठा हुआ था। उसके ठीक पास में तरुण और उसके असिस्टेंट बैठे हुए थे। अचानक ही पार्टी हॉल की लाइट डिम हो गई। तभी कृष के कानों में एक धीमी आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है इन सब से तुम बच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी पहले भी वही थी और आगे भी वही रहेगी। कृष कुछ रिएक्ट कर पाता उसके पहले ही वापस लाइट पहले जैसी हो गई। कृष ने डरते हुए अपने चारों ओर देखे, लेकिन उसके आसपास उसे ऐसा कोई भी नहीं दिखा, जिससे वो और भी डर गया। पास में बैठे तरुण ने कहा कृष क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये आसपास क्या देख रहे हो? तरुण की आवाज़ सुन के जैसे हो अपने होश में आया। उसने हकलाते हुए कहा ना ना नहीं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कृष ने तरुण से बोल तो दिया था लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। कृष ने अपने आसपास देखा, तभी उसकी नज़र राम पे गई जो उसे ही देख रहा था। राम ने इशारे में उसके पीछे आने के लिए बोला। ये देख कृष ने तरुण से कहा मैं अभी आया। ये बोल वो भी उस ओर चला गया जहां राम गया था। उसका एक असिस्टेंट जो कि गार्ड था वो भी उसके पीछे चला गया। राम एक कॉरिडोर में जाके रुका, तभी कृष भी वहां आ गया। राम ने कहा क्या हुआ, तुम ऐसे डरे हुए से क्यों हो? इस पे कृष ने राम को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राम के गले लग के रोने लगा। ये देख राम ने जल्दी से उसे हग कर लिया। उसका सर सहलाते हुए कहा क्या हुआ छोटे, किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन कृष कुछ भी नहीं बोला। ये देख राम ने कहा छोटे मुझे बताओ क्या बात है?
कृष्ण ने सूबकते हुए राम को सारी बात बता दी, जिसे सुन राम को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को शांत कराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा छोटे, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे साथ में तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बोल राम ने खुद से कृष्ण को दूर किया और उसके आंसू पोंछे। कृष्ण ने कहा, भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये सुन राम ने कृष्ण के आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है हम अभी ही घर चल गए, ठीक है लेकिन अब रो मत। फिर राम ने कृष्ण के पीछे खड़े असिस्टेंट से कहा, जाओ सिया को बुला के लाओ और तरुण को इन्फॉर्म कर देना कि कृष्ण अभी जा रहा है, यदि वो और यहाँ रुकना चाहता है तो रुक सकता है। राम की बात सुन के वो असिस्टेंट वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में सिया दोनों के पास पहुँच गई। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ? राम ने कहा, सिया हम अभी घर जा रहे हैं, कृष्ण को ठीक नहीं लग रहा है। ये सुन सिया ने परेशान होके कहा, कृष्ण कुआ हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इस पे कृष्ण ने बस सर झुकाए हाँ में सर हिला दिया। ये देख सिया में कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, कोई नहीं हम अभी घर चलते हैं। तीनों वहां से पीछे के रास्ते से निकल गए। मलिक पहले से ही कार के पास तीनों का इंतजार कर रहा था। राम और सिया ने कृष्ण को अपने बीच में बिठाया, क्योंकि कृष्ण अभी भी डरा हुआ था। कार में सिया ये सोच रही थी कि आज अच्छा मौका था वीआर से मिलने का, खैर कोई नहीं, अगली बार ये सोच वो बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। जब तीनों घर के अंदर गए तो चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। ये देख सिया ने कहा, राम अभी तो सिर्फ 10 बजे है, फिर भी इतना अंधेरा क्यों है घर में? अंश, आरव, जिया, माँ, दादी, क्या आप सब यही है? राम ने सभी को पुकारा। अंधेरे के कारण कृष्ण और भी ज्यादा डर रहा था। उसने कसके राम और सिया का हाथ पकड़ लिया। ये देख सिया ने कहा, अंश, आरव, ये कोई मजाक है तो प्लीज इसे खत्म करो, कृष्ण डर रहा है। लेकिन जब तब भी कोई जवाब नहीं मिला तो राम और सिया का दिल बैठ गया। दोनों ने अपनी अपनी गन निकाल ली, लेकिन तभी टू बी कंटिन्यू 62 केसरिया 13। ये देख सिया ने कहा, राम अभी तो सिर्फ 10 बजे है, फिर भी इतना अंधेरा क्यों है घर में? अंश, आरव, जिया, माँ, दादी, क्या आप सब यही है? राम ने सभी को पुकारा। अंधेरे के कारण कृष्ण और भी ज्यादा डर रहा था। उसने कसके राम और सिया का हाथ पकड़ लिया। ये देख सिया ने कहा, अंश, आरव, ये कोई मजाक है तो प्लीज इसे खत्म करो, कृष्ण डर रहा है। लेकिन जब तब भी कोई जवाब नहीं मिला तो राम और सिया का दिल बैठ गया। दोनों ने अपनी अपनी गन निकाल ली, लेकिन तभी हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट पड़ी, जिसके बीचों बीच दो छोटी सी परछाया थी। कुछ देर बाद सिया राम और कृष्ण को उन दो छोटी सी परछाया का चेहरा देखने लगा, जिसे देख तीनों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे ऋषु और एंजल ही थे। ऋषु ने अभी ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था, जिसकी स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था, जिससे वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। वही हमारी छोटी सी एंजल का तो क्या ही कहना, ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक घुटनों तक का कोट और बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया था और पैरों में ब्लैक शूज। उसके कमर तक आते बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूटी लग रही थी। राम, सिया और कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि दोनों के आगे मायक था और एक छोटा सा मायक दोनों के कोट में भी लगा था। कृष्ण जो कुछ देर पहले डर रहा था, वो अभी अपने सामने का नज़ारा देख के सब कुछ भूल गया था और क्यूरियोसिटी के साथ ऋषु और एंजल को देख रहा था। राम, सिया और कृष्ण कुछ समझ पाते उसके पहले ही दो प्यारी सी आवाज़ तीनों के कान में पहुंची। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ऋषु और एंजल की थी। दोनों की आवाज़ बचकानी जरूर थी, लेकिन दोनों के सुर बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर जिस आवाज़ को सुन कोई भी उस आवाज़ में खो जाए। वही दोनों को ऐसे गाता देख के राम, सिया और कृष्ण की हैरानी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। तीनों मुंह और आंखें दोनों फाड़े बस दोनों को दिखाए ही जा रहे थे। तभी तीनों का ध्यान ऋषु और एंजल की आवाज़ से सुना, जो आगे गा रहे थे। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। दोनों गान के साथ साथ डांस भी कर रहे थे। तभी धीरे धीरे हॉल में लाइट यंग होने लगी, जिससे तीनों ने देखा कि वहां पे सिर्फ ऋषु और एंजल ही नहीं बल्कि उसके पीछे अंश, जिया, अनाया, कशिश भी डांस कर रहे थे और आरव ऋषु और एंजल के पीछे गिटार बजा रहा था। ये देख राम, सिया और कृष्ण के चेहरे पे खुशी के साथ एक सहमत साफ साफ नजर आ रही थी। उन सभी के परफॉर्मेंस से ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये कृष्ण के लिए है। डांस करते करते ऋषु और एंजल ने कृष्ण का हाथ पकड़ के आगे खड़ा कर दिया और सभी उसके सामने डांस करने लगे। उसके साथ साथ ऋषु और एंजल गा भी रहे थे।
ये देख सिया भी बहुत खुश हो गई और उसने राम का हाथ पका और उसे खिंचते हुए सबके बीच ले आई और फिर वो दोनों भी डांस करने लगे। ये सब देख के तो कृष किसी छोटे बच्चे के डे से खुश हो रहा था और वो बस एक्साइटेड होके सभी को देख रहा था। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी वाली मुस्कान थी। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। हम सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या हैं और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। सभी ने ये गाना कृष को डेडिकेट किया था, इसलिए वे सभी डांस भी उसी हिसाब से कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋषु और एंजल तो अभी बहुत छोटे हैं, तो ऐसे परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात भी आपको आगे जाके पता चल जाएगी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। फिलहाल आप इसे एंजॉय करें। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया पिया इश्क है पिया। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दे से ही गाना खत्म हुआ, वैसे ही सभी एक ने एक साथ कृष को हक कर लिया। कृष भी ये सब देख बहुत खुश था, वो अपना डर कहीं भूल सा गया था। उन सभी ने एक दूसरे को हक किए हुए ही था कि तभी ऋषु और एंजल की दबी हुई आवाज आई, जो बेचारे कम हाइट होने की वजह से उन सबके बीच पिस रहे थे। कोल्ड स्वेट स्माइल। हमें सांस नहीं आ रही है, हटो ये बॉल। दोनों अपने छोटे छोटे हाथों से सभी को मारने लगे। ऋषु और एंजल की ऐसी बड़ी आवाज सुन सभी जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। सभी ने देखा कि सच में बेचारे दोनों उन सभी के बीच फंस गए थे। दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। ये देख राम और सिया ने दोनों को अपनी गोद में उठाया और चिंता करते हुए कहा, ऋषु गुड़िया क्या आप ठीक हो? हेलो दोस्तों, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए छोटा सा चेपटर दे रही हूँ, कल पक्का बड़ा वाला चेपटर दूंगी। और हाँ, यदि किसी को लग रहा है कि स्टोरी प्लॉट के मुताबिक नहीं जा रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जितने भी नए चेहरे दिखाए जा रहे हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, जिससे आगे जाके आपको ही मजा आएगा। मैं एकदम से तो जो कहानी का मेन प्लॉट है उसे आसानी से रिवील तो नहीं कर सकती ना, इससे आपको ही मजा नहीं आएगा। हाँ, ये कहानी वैदेही और रुद्र की है, जिसका पुनर्जन्म में नाम सिया और राम है। और यदि आप सबकी लग रहा है कि राम का सनाया के साथ अफेयर था, तो वो बात पिछले राम की थी, मतलब जब वैदेही और रुद्र सिया और राम के शरण में नहीं आए थे। और क्या पता तब के राम ने भी सिया के साथ चीटिंग ना किया हो, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे राज है जो खुलने वाले हैं। और साथ ही में बेहद जल्द वीआर और लिटिल ब्लैक सोल की एंट्री होने वाली है, और क्या पता उसके आने से रुद्र और वैदेही की बेटी भी मिल जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह 63 मास्टर। हमें सांस नहीं आ रही है, हटो ये बॉल। दोनों अपने छोटे छोटे हाथों से सभी को मारने लगे। ऋषु और एंजल की ऐसी बड़ी आवाज सुन सभी जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। सभी ने देखा कि सच में बेचारे दोनों उन सभी के बीच फंस गए थे। दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। ये देख राम और सिया ने दोनों को अपनी गोद में उठाया और चिंता करते हुए कहा, ऋषु गुड़िया क्या आप ठीक हो? एंजल जो अभी राम की गोद में थी, उसने जद से राम को हक कर लिया और खिलखिलाते हुए कहा, पापा उल्लू बन गए ये बॉल। वो अपना मुंह दबा के हंसने लगी। वही सिया ने दे से ही ऋषु को अपनी गोद में लिया, वैसे ही ऋषु ने सिया के पूरे चेहरे पे छोटी छोटी किस करने लगा। ये देख के सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ऋषु ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मम्मा मम्मा हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ये बॉल। ऋषु ने सिया के कंधे पे अपना सर रख दिया। ये देख सिया भी प्यार से ऋषु के सर पे हाथ सहलाने लगी। वही एंजल ने भी राम के पूरे चेहरे पे किस करना शुरू कर दिया, फिर बड़े प्यार से अपनी तुतलाती आवाज में कहा, पापा गुड़िया ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। राम ने भी कहा, पापा ने भी अपनी गुड़िया को बहुत ज्यादा मिस किया। तभी ऋषु और एंजल को कुछ याद आया, जिससे दोनों ही एक साथ सिया और राम की गोद से नीचे उतर गए और जाके कृष के पैरों से लिपट गए। ये देख कृष तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो अपने घुटनों पे बैठ गया और दोनों के गाल पे किस कर दिया। एंजल ने अपनी तुतलाती आवाज में कहा, चाचू चाचू आपको हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी? ऋषु ने भी चिंता करते हुए कृष के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, क्या अभी भी यहाँ पे दर्द होता है? ये सुन कृष ने खुश होते हुए कहा, नहीं नहीं अब नहीं हॉट। और हाँ, तुम सबकी परफॉर्मेंस सच में सबसे ज्यादा अच्छा था। ये सुन दोनों ही खुश हो गए।
उसके बाद सभी कृष से मिले। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सभी सोने के लिए चले गए। राम और सिया के कमरे में राम चेंज करके बेड पे लेटा हुआ था। उसके ऊपर उसकी प्यारी सी गुड़िया लेटी हुई थी और उसकी एक साइड की बाहों में ऋषु आराम से लेटा हुआ था। राम ने अपने प्यारे से 2 बेबीज को देखा जो अभी उसकी बाहों में आराम से सो रहे थे। तभी सिया वॉशरूम से आई। उसने जब देखा कि उसके दोनों बेबीज आराम से सो रहे हैं तो वो भी बेड पे बैठ गई और लाइट ऑफ कर दी और राम की दूसरी बाहों में सो गई। और साथ ही में ऋषु, एंजल और राम तीनों को हग कर लिया और प्यार से राम के गाल पे किस करते हुए कहा, गुड नाइट हबी। ये देख राम ने भी सिया के होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। 5 मिनट बाद राम ने सिया के होठों से अपने होठ अलग किए और उसके माथे पे प्यार से किस करते हुए कहा, गुड नाइट बच्चा। करीब रात के 3:30 बजे थे कि पूरे कमरे में फ़ोन की रिंग से कमरा गूंज गया, जिससे सिया की नींद खुल गई। सिया ने जल्दी से पास के टेबल पे रखे फ़ोन को उठाया तो वो उसका ही फ़ोन था। सिया ने देखा कि ये मलिक का फ़ोन है तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से मलिक की आवाज़ आई, बॉस इमरजेंसी है, जल्दी से स्टडी रूम में आए। जिसके जवाब में सिया ने सिर्फ ओके कहा। जाने से पहले सिया ने राम, ऋषु और एंजल के माथे पे किस किया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही सिया स्टडी रूम में पहुंची तो वहां राघव और मलिक दोनों ही परेशान से खड़े हुए थे। सिया जल्दी से अपनी चेयर पे बैठी और कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये देख राघव ने कहा, वो बॉस। वो इतना ही बोल पाया कि सिया ने कहा, और ओ भाई, आप अकेले में मुझे बॉस ना बुलाए, और छोटे तुम भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पे राघव और मलिक ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गोयल मैंशन में कुछ हलचल हुई है, शायद इससे बड़े भाई और तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ सकता है। ये सुन सिया का चेहरा गंभीर हो गया और कहा, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। सुबह के 7 बज रहे थे। राम की आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने बाहों में सो रहे उसके 2 प्यारे से बच्चों पे गई, जिसे देख उसके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ गई। उसने प्यार से दोनों के माथे पे किस किया। फिर जब उसने अपनी दूसरी ओर देखा तो वहां सिया नहीं थी। ये देख जब उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसकी नज़र बालकनी में गई जहां सिया खड़ी थी जो आसमान में देख रही थी। राम ने देखा कि वो पहले से ही रेडी हो चुकी है। अभी उसने ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट पहना था और उसके ऊपर घुटने तक का कोट डाला हुआ था और बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। राम ने दोनों बच्चों को आराम से बेड पे सुलाया और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और जाके सिया को पीछे से हग कर लिया। राम ने सिया की गर्दन पे किस किया। राम का एहसास पाते ही सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग हबी। राम ने भी सिया के गाल पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई, क्या बात है? इस पे सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस जल्दी नींद खुल गई थी। इस पे राम ने सिया को अपनी ओर घुमाया और उसकी कमर पकड़ते हुए अपनी ओर खिंचा और कहा, बच्चा, जब तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती तो फिर कोशिश क्यों करती हो? अब बताओ क्या बात है? इस पे सिया ने एक गहरी सांस ली और राम के कंधे पे अपना सर रखते हुए कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस पे राम ने प्यार से सिया का सर सहलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए शान को सजा देने के लिए कुछ खास तरीका है। इस पे सिया ने राम को देखा और एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इस पे राम ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत है, तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही। इस पे सिया ने हंसते हुए राम के गाल पे किस किया और कहा, बस बस और नौटंकी मत कीजिए, जाइए और रेडी हो जाए, हमें फिर फार्म हाउस भी जाना है। ये सुन राम ने, ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। ये बोल उसने प्यार से सिया के माथे पे किस किया और वॉशरूम में चला गया। ठीक 9 बजे आहूजा के फार्म हाउस में एक बड़े से सोफे पे सिया और राम बैठे हुए थे। दोनों किसी किंग और क्वीन से कम नहीं लग रहे थे। उसके आसपास और सामने कई सारे सोफे थे। दोनों के आसपास के सोफे पे उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और उसके सामने के सोफे पे कई सारे लोग बैठे हुए थे जो आहूजा खानदान की बाकी की फैमिली थी। ऐसा इतने सालों में पहली बार हुआ था कि राम ने ऐसे सभी को एक साथ बुलाया था, जहां छोटे बच्चे से लेके बूढ़े भी मौजूद थे। ऋषु और एंजल भी कृष और अंश की गोद में बैठे हुए थे। राम के ठीक सामने के सोफे पे एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वो था तो 70 साल का, लेकिन उसका रोब अब भी वैसा था जैसे किसी राजा का हो। वो इंसान आहूजा खानदान में सबसे बड़े थे, जिसकी बात कोई नहीं टालता था। राम भी उसका बेहद सम्मान करता था। हाँ, ये राम नहीं, पहले का राम। उसका नाम आनंद आहूजा था।
और अब का राम इसका कितना सम्मान करता है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। आनंद आहूजा अभी कठोर भाव से राम को देखे जा रहे थे। उसने अपने ही रोब के साथ कहा, राम ये क्या तरीका हुआ ऐसे सबको बुलाने का? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा कि तुम्हें ऐसे सबको यहाँ बुलाना पड़ा? आज से पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्या वजह है सबको यहाँ बुलाने की? मास्टर, ये एक शब्द था जो राम ने आनंद आहूजा से कहा था। आनंद जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो राम, साफ साफ कहो। राम ने अपना एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाया और कहा, मिस्टर आनंद आहूजा, लगता है आप अपनी उम्र के साथ अपनी याद रखने की शक्ति को भी खो चुके हैं। फिर एकदम कठोर लहजे से कहा, तभी आप ये भूल गए कि आपके सामने आपका हेड बैठा है जिसे आप उसके नाम से बुलाने की हिम्मत कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फैमिली को दी है जो अभी मेरे पास बैठे हैं। राम की इस बड़ी ई बातें सुन के पहले तो आनंद जी हैरान हुए, लेकिन बेहद जल्द उसने अपनी इस हैरानी को छुपा लिया और फिर से उसने उसी सख्त आवाज़ में कहा, ये क्या बोल रहे हो राम, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है। इस पे राम ने एक देवील मुस्कान के साथ कहा, क्या अब भी आप सब खुद को मेरी फैमिली कहने की हिम्मत कर रहे हो? इस पे आनंद जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा राम? इस पे राम ने थोड़े गुस्से में कहा, पहले तो मुझे मेरे नाम से बुलाना बंद करें। मैं राम केवल मेरे अपनों के लिए हूँ, आप सब के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर हूँ और आप सभी को अभी से मुझे मास्टर ही बुलाना होगा, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़। और जिसको भी इस बात से इतराज़ हो वो खुशी खुशी आहूजा ख़ानदान से जा सकता है, मैं उसे रोकने को कोशिश नहीं करूँगा। और रही बात आप सब के मेरी फैमिली होने की, तो यदि अब सभी मेरी फैमिली होते तो आज मेरे ही भाई बहनों के साथ ये सब ना हुआ होता। इस पे आनंद जी ने कहा, ये तुम? वो इतना ही बोल पाए थे कि राम ने उसे बुरी तरह से धुरा, जिससे आनंद जी ने कहा, मतलब मास्टर आप किसकी बात कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे राम ने एक देवील मुस्कान लिए कहा, और मतलब जिस आनंद आहूजा को पूरे आहूजा खानदान में एक पत्ते तक के हिलने की खबर रहती है, उस आनंद आहूजा को ये भी नहीं पता कि आज तक आप सभी ने मेरे ही भाई कृष आहूजा और मेरे बाकी के भाई बहनों को कैसे इतने सालों से परेशान किया जा रहा है। कमाल की बात है नहीं? वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो भी हो रहा था वो आप ही के कहने पे हो रहा था? राम की बात सुन पहले तो आनंद जी हड़बड़ा गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, जी नहीं मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता। इस पे राम ने कहा, अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपकी दो पोतियाँ मेरे बहनों के साथ ही पटती है, और मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बहनों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो आपकी ही पोतियाँ है। अब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो इंसान पूरे आहूजा खानदान की छोटी से छोटी जानकारी रखता हो उससे ये ना पता हो कि उसकी पोतियाँ अपने कॉलेज में क्या करती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टू बी कंटिन्यू। 64 सिया का रोब। राम की बात सुन पहले तो आनंद जी हड़बड़ा गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, जी नहीं मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता। इस पे राम ने कहा, अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपकी दो पोतियाँ मेरे बहनों के साथ ही पटती है, और मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बहनों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो आपकी ही पोतियाँ है। अब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो इंसान पूरे आहूजा खानदान की छोटी से छोटी जानकारी रखता हो उससे ये ना पता हो कि उसकी पोतियाँ अपने कॉलेज में क्या करती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राम की बात सुन आनंद जी ने खुद को शांत किया और कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलत खबर मिली है, मेरी पोतियाँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आनंद जी की बात को सुन के राम ने आनंद जी को घूर के कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी बहनें झूठ बोल रही है? राम की बात सुन के आनंद जी ने तुरंत कहा, जी नहीं मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा? इस पे राम ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है। आज तक मैंने आप सभी पे आंखें बंद करके यकीन किया, लेकिन आप सभी ने क्या किया, मेरे ही भाई बहनों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे वो आप सभी के दुश्मन हो। राम की बात सुन के वहाँ बैठे एक और बुजुर्ग ने कहा, जो करीब 60 साल के हो गए, मास्टर, आपको आज तक कभी हमने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो फिर आप एक छोटी सी बात के लिए हम सभी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। हम आपसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़े हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे ही राम ने उसकी बात सुनी तो वो गुस्से में फट पड़ा। छोटी सी बात, हम क्या आप अब भी इसे एक छोटी सी बात कह रहे हैं? तो फिर ठीक है, आज से आपके दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे।
फिर मैं भी उसे वैसे ही टॉर्चर करूँगा जैसे आज तक मेरे भाई क्रिश के साथ होता आ रहा है, और मैं वादा करता हूँ जितना मेरे भाई बहनों ने इतने साल दर्द सहा है उनसे कहीं ज़्यादा दर्द में आपके बेटों को दूंगा। कैसा रहेगा ये? अब बताओ, क्या अब भी आप इसे एक छोटी सी बात कहेंगे? राम की बात सुन के उस इंसान की तो मानो बोलती ही बंद हो गई। और हाँ, आप सभी लोग मुझसे बड़े हो, इसलिए आज तक मैंने आप सभी का सम्मान किया और कभी आपके रास्ते में नहीं आया। आपको जो करना था उसे मैंने करने दिया। आज तक आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। फिर एक डेविल हंसी के साथ कहा, अब ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मुझसे कितने बड़े हैं, और ना ही इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप सब आहूजा खानदान से हो। अब से सिर्फ एक ही रूल होगा, जो गलती करेगा वो सज़ा भुगतेगा, और उसकी सज़ा में नहीं सिया की ओर इशारा करते हुए आपकी यंग मैडम तय करेगी। वैसे ये मत सोचना कि आपके यंग मैडम की सज़ा कुछ कम होगी क्योंकि वो एक लड़की है, बल्कि यदि मैं आपको सज़ा देता तो शायद आपको कम सज़ा देता। लेकिन आपकी यंग मैडम के पास ना इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो उन लोगों को माफ़ कर दे जिसने उसके अपनों को चोट पहुंचाई है। राम की बात सुन के आनंद जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मास्टर आप हमारे हेड है, आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस लड़की को अपनी यंग मैडम नहीं मानते। और माने भी क्यों, आज तक इस लड़की ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम ये कह सके कि ये हमारी यंग मैडम बनने के काबिल है। और मास्टर, इस लड़की को तो आप खुद सम्मान नहीं देते, फिर आप हम सब से कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम इस लड़की का सम्मान करें? ये लड़की को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इनका पति किसी और लड़की के साथ हैं, तो फिर कल को कुछ हमारे साथ हो गया तो इसे तो कोई हमसे मतलब ही नहीं रहेगा ना। आनंद जी की बात सुन के राम को गुस्से में कुछ बोलने ही जा रहा था कि सिया ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और राम को बोलने से रोक दिया, जिससे राम ने खुद को कंट्रोल कर लिया। वही सिया बड़े रोब के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई और चेहरे पे एक डेविल मुस्कान लिए वही रोब के साथ आनंद जी की ओर बढ़ी, जिससे एक पल के लिए आनंद जी अंदर से कांप गए, लेकिन उसने अपने भावों को चेहरे पे नहीं आने दिया। वही हाल उसने आसपास बैठे सभी लोगों का था। वही हमारे ऋषु, एंजल, कृष, अंश, आरव, अनाया, कशिश, जिया और धर के सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अब सिया क्या करेगी, क्योंकि वो सभी ने पहले भी सिया का रूप देख लिया था। वही हमारी एंजल तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया को ही देख रही थी। वही सिया बड़े रोब के साथ आनंद जी के सामने जाके खड़ी हो गई और झुक के उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, मिस्टर आनंद आहूजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या आपके ये सो कॉल्ड चमचे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें मैं फिर भी जानती हूँ कि कैसे आप सभी को मेरे कदमों में लाना है। दूसरी बात, मेरे पति किसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सिया राम आहूजा हूँ तब तक मैं आप सबकी यंग मैडम हूँ। ये सच यहाँ बैठा कोई भी शख्स नहीं जुटला सकता, और वैसे भी मेरे और मेरे पति के बीच कैसा रिश्ता है इससे ये नहीं बदल सकता कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूँ जिसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर आंखों में गुस्सा लिए आनंद जी के आंखों में आंखें डाल के कहा, एक बात याद से अपने दिमाग में बिठा लेगा, सिया आहूजा की कुछ मर्यादा है, लेकिन सिया कपूर की कोई मर्यादा नहीं है। जो काम मैं सिया आहूजा बन के नहीं कर सकती वो काम मैं सिया कपूर बन के आसानी से कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। आज आपने जाने अनजाने में मेरे पति के खिलाफ जो भी बातें कही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ज़रा संभाल के, क्या पता कब आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या हो जाए। हम ये बोल उसने आनंद जी का कंधा थपथपाया और फिर वही रोब के साथ वायस राम के बगल में बैठ गई। वही सिया के बैठने के बाद भी आनंद जी और बाकी सभी अभी भी उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सबको साफ सुंध गया हो। वही ये सब देख एनल, कृष और धर के बाकी सभी को तो बड़ा मजा आ रहा था। 65 अनटाइटल्ड चैप्टर। राम की बात सुन पहले तो आनंद जी हड़बड़ा गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, जी नहीं मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता। इस पे राम ने कहा, अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपकी 2 पोतियाँ मेरे बहनों के साथ ही पटती है, और मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बहनों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो आपकी ही पोतिया है। अब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो इंसान पूरे आहूजा खानदान की छोटी से छोटी जानकारी रखता हो उससे ये ना पता हो कि उसकी पोतिया अपने कॉलेज में क्या करती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राम की बात सुन आनंद जी ने खुद को शांत किया और कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलत खबर मिली है, मेरी पोतिया कभी ऐसा नहीं कर सकती।
आनंद जी की बात को सुन के राम ने आनंद जी को घूर के कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी बहनें झूठ बोल रही है? राम की बात सुन के आनंद जी ने तुरंत कहा, जी नहीं मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा? इस पे राम ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है। आज तक मैंने आप सभी पे आंखें बंद करके यकीन किया, लेकिन आप सभी ने क्या किया, मेरे ही भाई बहनों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे वो आप सभी के दुश्मन हो। राम की बात सुन के वहां बैठे एक और बुजुर्ग ने कहा, जो करीब 60 साल के हो गए, मास्टर आपको आज तक कभी हमने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो फिर आप एक छोटी सी बात के लिए हम सभी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। हम आपसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़े हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे ही राम ने उसकी बात सुनी तो वो गुस्से में फट पड़ा। छोटी सी बात हम क्या आप अब भी इसे एक छोटी सी बात कह रहे हैं? तो फिर ठीक है, आज से आपके दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। फिर मैं भी उसे वैसे ही टॉर्चर करूँगा जैसे आज तक मेरे भाई क्रिश के साथ होता आ रहा है, और मैं वादा करता हूँ जितना मेरे भाई बहनों ने इतने साल दर्द सहा है, उनसे कहीं ज़्यादा दर्द में आपके बेटों को दूंगा। कैसा रहेगा ये? अब बताओ, क्या अब भी आप इसे एक छोटी सी बात कहेंगे? राम की बात सुन के उस इंसान की तो मानो बोलती ही बंद हो गई। और हाँ, आप सभी लोग मुझसे बड़े हो, इसलिए आज तक मैंने आप सभी का सम्मान किया और कभी आपके रास्ते में नहीं आया। आपको जो करना था उसे मैंने करने दिया। आज तक आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। फिर एक देवील हंसी के साथ कहा, अब ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मुझसे कितने बड़े हैं, और ना ही इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप सब आहूजा खानदान से हो। अब से सिर्फ एक ही रूल होगा, जो गलती करेगा वो सज़ा भुगतेगा, और उसकी सज़ा में नहीं सिया की ओर इशारा करते हुए आपकी यंग मैडम तय करेगी। वैसे ये मत सोचना कि आपके यंग मैडम की सज़ा कुछ कम होगी क्योंकि वो एक लड़की है, बल्कि यदि मैं आपको सज़ा देता तो शायद आपको कम सज़ा देता। लेकिन आपकी यंग मैडम के पास ना इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो उन लोगों को माफ़ कर दे जिसने उसके अपनों को चोट पहुंचाई है। राम की बात सुन के आनंद जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मास्टर आप हमारे हेड है, आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस लड़की को अपनी यंग मैडम नहीं मानते। और माने भी क्यों, आज तक इस लड़की ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम ये कह सके कि ये हमारी यंग मैडम बनने के काबिल है। और मास्टर, इस लड़की को तो आप खुद सम्मान नहीं देते, फिर आप हम सब से कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम इस लड़की का सम्मान करें? ये लड़की को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इनका पति किसी और लड़की के साथ हैं, तो फिर कल को कुछ हमारे साथ हो गया तो इसे तो कोई हमसे मतलब ही नहीं रहेगा ना। आनंद जी की बात सुन के राम को गुस्से में कुछ बोलने ही जा रहा था कि सिया ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और राम को बोलने से रोक दिया, जिससे राम ने खुद को कंट्रोल कर लिया। वही सिया बड़े रोब के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई और चेहरे पे एक देवील मुस्कान लिए वही रोब के साथ आनंद जी की ओर बढ़ी, जिससे एक पल के लिए आनंद जी अंदर से कांप गए, लेकिन उसने अपने भावों को चेहरे पे नहीं आने दिया। वही हाल उसने आसपास बैठे सभी लोगों का था। वही हमारे ऋषु, एंजल, कृष, अंश, आरव, अनाया, कशिश, जिया और धर के सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अब सिया क्या करेगी, क्योंकि वो सभी ने पहले भी सिया का रूप देख लिया था। वही हमारी एंजल तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया को ही देख रही थी। वही सिया बड़े रोब के साथ आनंद जी के सामने जाके खड़ी हो गई और झुक के उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, मिस्टर आनंद आहूजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या आपके ये सो कोल्ड चमचे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें, मैं फिर भी जानती हूँ कि कैसे आप सभी को मेरे कदमों में लाना है। दूसरी बात, मेरे पति किसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सिया राम आहूजा हूँ तब तक मैं आप सबकी यंग मैडम हूँ। ये सच यहाँ बैठा कोई भी शख्स नहीं जुटला सकता, और वैसे भी मेरे और मेरे पति के बीच कैसा रिश्ता है इससे ये नहीं बदल सकता कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूँ जिसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर आंखों में गुस्सा लिए आनंद जी के आंखों में आंखें डाल के कहा, एक बात याद से अपने दिमाग में बिठा लेगा, सिया आहूजा की कुछ मर्यादा है, लेकिन सिया कपूर की कोई मर्यादा नहीं है। जो काम मैं सिया आहूजा बन के नहीं कर सकती वो काम मैं सिया कपूर बन के आसानी से कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। आज आपने जाने अनजाने में मेरे पति के खिलाफ जो भी बातें कही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ज़रा संभाल के, क्या पता कब आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या हो जाए। हम ये बोल उसने आनंद जी का कंधा थपथपाया और फिर वही रोब के साथ वायस राम के बगल में बैठ गई।
वही सिया के बैठने के बाद भी आनंद जी और बाकी सभी अभी भी उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सबको सांप सूंघ गया हो। वही ये सब देख एनल कृष और धर के बाकी सभी को तो बड़ा मजा आ रहा था। 66 किस हक से। वही हमारे ऋषु एंजल कृष अंश आरव अनाया कशिश जिया और धर के सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अब सिया क्या करेगी, क्योंकि वो सभी ने पहले भी सिया का रूप देख लिया था। वही हमारी एंजल तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया को ही देख रही थी। वही सिया बड़े रोब के साथ आनंद जी के सामने जाके खड़ी हो गई और झुक के उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, मिस्टर आनंद आहूजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या आपके ये सो कोल्ड चमचे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें मैं फिर भी जानती हूँ कि कैसे आप सभी को मेरे कदमों में लाना है। दूसरी बात, मेरे पति किसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सिया राम आहूजा हूँ तब तक मैं आप सबकी यंग मैडम हूँ। ये सच यहाँ बैठा कोई भी शख्स नहीं जुटला सकता, और वैसे भी मेरे और मेरे पति के बीच कैसा रिश्ता है इससे ये नहीं बदल सकता कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूँ जिसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर आंखों में गुस्सा लिए आनंद जी के आंखों में आंखें डाल के कहा, एक बात याद से अपने दिमाग में बिठा लेगा, सिया आहूजा की कुछ मर्यादा है लेकिन सिया कपूर की कोई मर्यादा नहीं है। जो काम मैं सिया आहूजा बन के नहीं कर सकती वो काम मैं सिया कपूर बन के आसानी से कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। आज आपने जाने अनजाने में मेरे पति के खिलाफ जो भी बातें कही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ज़रा संभाल के, क्या पता कब आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या हो जाए। हम ये बोल उसने आनंद जी का कंधा थपथपाया और फिर वही रोब के साथ वायस राम के बगल में बैठ गई। वही सिया के बैठने के बाद भी आनंद जी और बाकी सभी अभी भी उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सबको सांप सूंघ गया हो। वही ये सब देख एनल कृष और धर के बाकी सभी को तो बड़ा मजा आ रहा था। सभी लोग अभी भी ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि किसी में भी आज तक सिया का ये रूप नहीं देखा था। राम की आवाज़ सुन के सभी लोग होश में आए। आज आखिरी बार मैं आप सब कि इस गलती को माफ़ करता हूँ, वरना मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी पत्नी और आहूजा खानदान की यंग मैडम से इस लहजे में बात करे। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, आप सभी, अब से सिया ही आप सभी की यंग मैडम है और आगे भी सिया ही रहेगी, क्योंकि इस ओहदे को संभालने के लिए सिया से बेहतर कोई मुझे नहीं मिल सकता। इसलिए आगे से अपनी यंग मैडम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। वही राम के पास वाले सोफे पे बैठी दादी ने अपनी रोबदार आवाज़ के साथ कहा, और एक बात याद रखना, सिया को कभी कमज़ोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि वो एक अकेली ऐसी बड़ी लड़की है जो राम की गैरमौजूदगी में भी अकेले इस आहूजा खानदान का नेतृत्व कर सकती हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकती है। इसलिए आप सबकी सिया को अपनी यंग मैडम मानना ही होगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये दिल से करते हैं कि नहीं। दादी की बात सुन के आखिरकार अब किसी और में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राम ने राघव को कुछ इशारा किया तो राघव जल्दी से वहां से चला गया। कुछ ही देर में राघव कुछ गाज के साथ शान, महेंद्र, तान्या और उसके भाई के साथ लौटा। गाज ने चारों को राम और सिया के सामने जमीन पे पटक दिया। चारों ने जब अपने सामने देखा तो राम और सिया उनके सामने किसी राजा और रानी की तरह बैठे हुए थे। उन चारों की हालत देख के बाकी के परिवार वाले हैरान हो गए, क्योंकि चारों को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि चारों को बहुत मारा गया है। सामने बैठी सिया ने गुस्से में शान को धूरा और कहा, एक आखिरी बार बोल रही हूँ, सच सच बता दे कि किसने तुझे कृष के साथ ये सब करने को बोल था। सच बता, वरन तुझको आज मुझस खुद भगवान भी नहीं बच सकता। सिया की बात सुन के शान ने अपना मुंह फेर लिया। ये देख सिया के चेहरे पे एक देवील मुस्कान आ गई। सिया ने एक बार राम की ओर देखा तो राम ने उसे हाँ में इशारा कर दिया। ये देख सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये बोल उसने मलिक की ओर इशारा किया। सिया का इशारा पाते ही मलिक वहां से चला गया और कुछ ही देर में कुछ गाज के साथ अंदर आया। उसके साथ कोई बड़ी सी चीज भी थी जिसे मलिक ने सबके सामने रखवाया। उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। मलिक ने उस कपड़े तो हटाया तो वो एक ग्लास का बड़ा सा बॉक्स था जो खाली था, लेकिन उसके साथ और 3 उससे 2 छोटे बॉक्स थे, जिसे देख सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो भी बड़े बड़े। वही दूसरे बॉक्स में बहुत सारे चूहे थे और तीसरे बॉक्स में बहुत सारे सांप थे। सिया ने शान की ओर देखा और कहा, सो रेडी हो ना अपनी सजा भुगतने के लिए। लेकिन तभी एक आवाज़ चारों ओर गूंज गई, किस हक से तुम किसी को सजा दे रही हो? 67 सनाया से शादी।
सिया का इशारा पाते ही मलिक वहां से चला गया और कुछ ही देर में कुछ गाज के साथ अंदर आया। उसके साथ कोई बड़ी सी चीज भी थी जिसे मलिक ने सबके सामने रखवाया। उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। मलिक ने उस कपड़े तो हटाया तो वो एक ग्लास का बड़ा सा बॉक्स था जो खाली था, लेकिन उसके साथ और 3 उससे 2 छोटे बॉक्स थे, जिसे देख सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो भी बड़े बड़े। वही दूसरे बॉक्स में बहुत सारे चूहे थे और तीसरे बॉक्स में बहुत सारे सांप थे। सिया ने शान की ओर देखा और कहा, सो रेडी हो ना अपनी सजा भुगतने के लिए। लेकिन तभी एक आवाज़ चारों ओर गूंज गई, किस हक से तुम किसी को सजा दे रही हो? इस आवाज़ को सुन के सभी आवाज़ की ओर मुड़े। सामने सनाया खड़ी थी जिसके चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके ठीक पास में एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है सौरभ गोयल, सनाया गोयल का भाई। दोनों को देख के किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वही सिया और राम के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही दूसरी ओर सनाया और सौरभ बड़े आराम से अंदर आ रहे थे और दोनों ही जाके सीधा राम और सिया के सामने खड़े हो गए। दोनों को इसे अपने सामने देख के राम ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब गोयल्स को यहाँ इनवाइट किया है। राम की बात सुन के सौरभ ने एक देवील मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस्टर राम, अब क्या गोयल क्या आहूजा, अब तो दोनों ही खानदान एक हो चुके हैं, और जब आहूजा खानदान की यंग मैडम ही गोयल खानदान से है तो फिर अब गोयल्स तो यहाँ आएंगे ही ना। सौरभ की बात सुन के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। राम ने सौरभ से कहा, मिस्टर सौरभ, लगता है आपको कम उम्र में भूलने की बीमारी हो चुकी है। मेरी पत्नी गोयल खानदान से नहीं बल्कि कपूर खानदान से है। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, लगता है आपको अभी तक पता नहीं चला। हाँ, माना कि आपकी ये पत्नी, सिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कपूर खानदान से है, लेकिन ये अब आपकी एक्स पत्नी बन चुकी है। राम की ये बात सुन के सभी लोग हैरानी से सौरभ को देखने लगे। राम ने जब सौरभ की बात सुनी तो वो गुस्से में खड़ा हुआ और सौरभ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दो मिस्टर सौरभ, तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो सिया राम आहूजा है और इस सच को कोई भी नहीं बदल सकता, समझे तुम। राम की बात सुन के सौरभ ने गुस्से में राम से अपना कॉलर छुड़ाया और कहा, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है? तब तुम्हें याद नहीं आया जब तुम अपने ही घर में अपने ही कमरे में मेरी बहन के साथ रातें गुजारा करते थे? हाँ, तब तुम्हें ये याद नहीं आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है? तब तो बड़े मज़े से मेरी बहन के साथ अपनी रातें रंगीन बनाते थे, और अब जब मैंने सबके सामने तुम्हारी ये घटिया हरकतें सबके सामने ला दी तो अब तुम्हें अपनी पत्नी याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि आहूजा खानदान का हेड राम आहूजा इतना घटिया इंसान है। राम गुस्से में सौरभ की ओर आगे बढ़ा, लेकिन तभी सिया उसके और सौरभ के बीच में आ गई। सिया ने सख्त लहजे में सौरभ वे कहा, मिस्टर सौरभ, अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर जाऊंगी। और हाँ, उसके लिए मुझे सिया राम आहूजा बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिया कपूर ही काफ़ी है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, और अब जिस भी मकसद से यहाँ आए हो उसे क्लियर करो और साफ साफ बात करो। यहाँ किसी को भी तुम्हारी ऐसी बड़ी बात सुनने के लिए समय नहीं है। सौरभ ने सिया की बात सुनी और हंसते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी बड़ी लड़की नहीं देखी जिसे ये अच्छे से पता था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसी के पति के बेडरूम में पता नहीं कितनी रातें गुजार चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपने पति का साथ दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ का इतना बोलना ही था कि तभी सौरभ को अपने पैरों पे कुछ महसूस हुआ। सौरभ ने जब नीचे देखा तो वहाँ ऋषु और एंजल थे जो सौरभ के पैरों पे लगातार मारे जा रहे थे। हमारे मम्मा पापा बुरे नहीं हैं, आप गंदे हो, आप गंदे हो। दोनों लगातार रोए जा रहे थे और सौरभ को मारे जा रहे थे, जिससे सौरभ को गुस्सा आ गया और उसने अपने पैरों से दोनों को किक किया और कहा, यू बदतमीज बच्चे, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाते हैं। ऋषु और एंजल को ऐसे गिरता देख के सिया और राम जल्दी से दोनों की ओर भागे। जैसे ही दोनों गिरने को हुए तो सिया और राम ने दोनों को पकड़ लिया। एंजल सिया की गोद में थी और ऋषु राम की गोद में। राम और सिया ने दोनों को कस के हग कर लिया। दोनों ने जब देखा कि उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है तब जाके दोनों ने एक राहत की सांस ली। एंजल ने रोते हुए कहा, मम्मा मम्मा, वो गंदे अंकल बोल रहे हैं कि हमारे मम्मा पापा गंदे हैं। मम्मा, हमारे मम्मा पापा गंदे नहीं है बल्कि वो अंकल गंदे हैं।
सिया ने जल्दी से उसकी प्यारी सी बच्ची के आंसू पोंछे और कहा, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसे रोते नहीं, मम्मा पापा है ना आपके पास, आपको ऐसे किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सिया की बात सुन के एंजल ने कस के सिया को हग कर लिया और आराम से अपना सर सिया के कंधे पे रख दिया। वही ऋषु भी राम को कस के हग किए हुए था और वो भी धीरे धीरे सुबक रहा था। वही जैसे ही सिया की नज़र सौरभ पे गई तो उसका गुस्सा अब फुट पड़ा। उसके लिए अब खुद को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि सौरभ ने उसके दोनों बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर वो एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सिया ने अपनी जानलेवा नज़रों से सौरभ को घूरा और अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। ये थप्पड़ सिया ने सौरभ को मारा था। सौरभ को नहीं लगा था कि सिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसके पास में खड़ी सनाया भी हैरान थी। सौरभ कुछ कर पाता उसके पहले ही सिया ने गुस्से में सौरभ से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुमने किसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है? जानते भी हो ये दोनों कौन है? सिया की बात सुन के सभी सिया को देखने लगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को भी ये नहीं पता था कि राम और सिया के बच्चे भी हैं। हाँ, आनंद जी और उसके कुछ खास लोगों को पता था कि राम का एक बेटा भी है, लेकिन आज तक किसी भी राम के बेटे को देखा नहीं था। वही सिया ने गुस्से से सौरभ से कहा, ये दोनों सिया राम के बच्चे हैं और जो गलती आज तूने की है उसके लिए सिया राम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सिया की बात को सुन के सौरभ तो डे सदमे में चला गया। वैसा ही कुछ हाल बाकी कईयों का था। सौरभ अपने होश में आया और अचानक से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा, जिससे सिया ने घूर के सौरभ को देखा। उसकी गोद में अभी भी एंजल थी। कुछ देर के बाद जब सौरभ ने अपनी हंसी कंट्रोल की तब उसने कहा, तुम्हारी माफ़ी चाहिए भी किसे? और हाँ, ये दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं, राम के नहीं। और ना ही मैं इन दोनों बच्चों को आहूजा खानदान में कदम रखने दूंगा, क्योंकि राम के अपने बच्चे हो गए और वो तुम्हारे और राम के नहीं बल्कि राम और सनाया के हो गए। सौरभ की बात सुन के राम ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन वो आहूजा खानदान के वारिस के बारे में डिसीजन लेने वाले? ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, अरे राम, तुम कैसे भूल गए? तुमने ही तो इस पेपर पे साइन करके ये एग्री किया था कि तुम आज के दिन सिया कपूर को डाइवोर्स देके सनाया गोयल से शादी करोगे और सनाया ही आहूजा खानदान की यंग मैडम होगी। और अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो?